करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलें। संसद द्वारा पारित दूरसंचार विधेयक 2023 के अनुसार मोबाइल के जरिए फ्रॉड या फर्जी सिम लेने पर कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो क्या बोलता है कि अगर आप अभी जो है दूरसंचार जो विधेयक 2023 जो पारित किया है, इस बिल के अनुसार, ये बिल में जो सारा बात कहा गया है, इस बिल के अनुसार अगर आप आगे समय में बिल अप्लाई होने के बाद अगर आप फर्जी सिम लेते हैं या मोबाइल से कोई फ्रॉड करते हैं तो आपको 3 साल और 50 लाख यानी 3 साल का सजा और 50 लाख का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ये है आपके अभी के बिल में। तो ये वाला बिल के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, दूरसंचार विधेयक है और बिना दूरसंचार विधेयक के कुछ हम लोग का होने जाने वाला है नहीं। आज आपसे हम मिल रहे हैं या आप हमको सुन रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, कारण क्या है, यही है तो दूरसंचार है, ये इंटरनेट ही तो है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, स्पेक्ट्रम का नीलामी नहीं होगा तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दूरसंचार विधेयक तो हम लोग के लिए भी लाभदायक है ना। तो एक आदमी को दूसरे आदमी से बात पहुंचाने तक, कम्युनिकेशन करने के लिए ये दूरसंचार ही सारा चीज करता है। तो 3 साल का सजा और 50 लाख का जुर्माना की नए विधेयक में बात की कहा गया है। ये है हम लोग के अश्विनी वैष्णव जी, हम लोग के दूरसंचार मंत्री हैं, इसी के द्वारा बिल रखा गया था। पहले लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में 18 तारीख को पास हुआ, फिर आपका राज्यसभा में गया, फिर बहुत सारा जो आपका जो सांसद है वो निलंबित हो गए, उसके बाद फिर ये राज्यसभा में तो कुछ हुआ ही नहीं, सट बिल आपका पास हो गया। अब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, आपका ये विधेयक बन जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये जो बिल है, इस बिल के बारे में तो आपको हम बोल ही दिए हैं कि 3 साल का सजा और 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये बिल एक्चुअली में है क्या, ये बिल है ना, देखिए ये बिल सबसे पहली बात है कि 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का जगह लेगा। यानी 138 साल कहने का मतलब क्या होगा कि 138 साल पहले जो कानून बनाया गया था, उसी कानून के हिसाब से हम लोग का जो है दूरसंचार जो आपका रेगुलेट होता था, उसी कानून के हिसाब से चल रहा था। बहुत बार बीच में संशोधन हुआ है, आप ऐसा नहीं कहिएगा कि 1885 में जो आपको जो बनाया गया था तो वही चल रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए 1885 में आपका मेन मुख्यतः जो है इसी के जो है इसी के स्थान पे ये बिल आपका लेगा। तो 1885 में आपका सबसे पहले आया था कौन सा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम आया था। इसी 1885 में भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 का स्थान लेगा। तो ये तीनों याद रखिएगा। कहेगा कि जो आपका जो नया टेलीकॉम बिल है, ठीक है, दूरसंचार विधेयक है, ये किसका स्थान इनमें से नहीं लेगा। तो ये तीनों को दे देगा तो फंस जाइएगा, इनमें से नहीं लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का स्थान ले सकता है, लेगा। भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 का स्थान लेगा। तो ये तीनों याद होना चाहिए, 1950, 1933 और 1885। अब देखिए आपका एक फिर टेलीकॉम जो है आपका आया था, उसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। तो ये कहेगा कि ये जो नया आपका टेलीकॉम बिल है, ये किसमें संशोधन करता है, तो TRI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई आया था ना, आ गया भाई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है आपका 1997 में ये बिल आया था। तो ये नया बिल इसमें क्या करता है, इसमें संशोधन किया गया है, ट्राई में इसमें संशोधन किया गया है और सबको पुनर्स्थापित किया गया। अब इसका कोई काम नहीं है, 1885 वाला और 1933 वाला और 1950 वाला। तो ट्राई को भी जान लीजिए, ठीक है। ट्राई का मुख्यालय कहीं नई दिल्ली में है, इसका स्थापना 1997 में हुआ था। बहुत बार ट्राई पूछ लिया जाता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, जो दूरसंचार विनियमक विधेयक जो आपका था, ठीक है, वही था, ठीक है। तो ट्राई को याद रखिएगा। तो इसमें संशोधन भी करता है नया वाला बिल, ठीक है, ये दोनों चीजें। अब देखिए इसमें क्या कर दिया है, OTT यानी ये क्या बोलता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है। OTT को याद रखिएगा। इस बार पहली बार इसी में आपको बताए थे कि पहली बार इसको पुरस्कार भी मिला है, इस बार 54वां जो हुआ। तो OTT जैसे OTT क्या हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स है या जो भी आपका OTT प्लेटफॉर्म है, आप लोग बढ़िया से जानते हैं, तो ठीक है। तो OTT क्या है ना, OTT या इंटरनेट आधारित जो है कॉलिंग हो या मैसेजिंग हो, उसको दूरसंचार के में परिभाषा नहीं किया गया है। मतलब कहने का मतलब है जो बात करते हैं, अब जैसे बहुत आदमी टेलीग्राम यूज करता है, व्हाट्सएप यूज करता है या फिर कोई अन्य आधारित इस तरह का कोई ऐप यूज करता है, तो वहां से उसको दूरसंचार में उसको परिभाषित नहीं किया गया। यानी कहने का मतलब है आप उससे कॉलिंग या मैसेजिंग नहीं कर सकते। सबसे खतरा ज्यादा होता था ना, अभी भी बहुत आदमी देखिए कुछ गड़बड़ करेगा तो व्हाट्सएप से कॉल करेगा कि उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अब आप ऐसा करिए, उसको दूरसंचार में परिभाषित ही नहीं किया है, कभी भी उसको बैन कर सकता है सरकार। ऐसा विधेयक लेके आई है, इस विधेयक में आपको जो है सारा चीज खेल खत्म है, आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं कि जगह सरकार अपने पास बहुत सारा पावर ले लिया है। क्या लिखा है देखिए, अगर कोई इमरजेंसी होता है या मोबाइल सेवा और नेटवर्क सब जो है सरकार बंद कर सकता है। अभी ये विधेयक में बात रख दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी इमरजेंसी होगा, इमरजेंसी का बात बोल करके आपका जो है ये सारा चीज बंद कर सकता है, सरकार के पास ये पावर है। या फिर कोई भी सैटेलाइट वाला आपका इंटरनेट सेवा हो, उसको भी बंद करने का सरकार अपने पास क्या किया है, अपना मतलब इस विधेयक में बात कहा गया। तो बिल्कुल भी ये याद रखिएगा। तो गड़बड़ थोड़ा सा
ये आपका मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं आप, किसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म से कॉलिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको दूरसंचार में परिभाषित ही नहीं किया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यही है आपका दूरसंचार। और अगर आपको एक विधेयक पढ़ाए थे, डाकघर विधेयक, ठीक है, आपका 2023 डाकघर विधेयक लेके आया था ना, तो डाकघर विधेयक के बारे में आपको बताए थे। वो कितना साल पुराना ले रहा था भाई, तो वो 1898 वाला विधेयक लिया था, ठीक है। उसी के स्थान पे जो है 1898, वो 125 साल पुराना विधेयक स्थान ले रहा था नया डाकघर आपका विधेयक। तो ये दोनों याद रखेगा, नया डाकघर विधेयक 2023 जो आया है वो 125 साल पुराना की जगह में स्थान लेगा, और ये 138 साल। ये कब आया था, मैंने 1885, 1950 और 1933 का स्थान लेगा, और 1997 वाला ट्राई वाले में संशोधन करता है, ठीक है। चले, बहुत बता दिए, चले आगे चलते हैं। ये क्या है, बोलता है कि छठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे उनकी किताब सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया। तो पहले ये किताब याद रख लीजिएगा, कौन सा नाम है भैया, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है सुकृता पॉल कुमार ने, ठीक है। और इसको क्या मिला गया है, छठे रविन्द्रनाथ साहित्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। इससे पहले ये 2018 से दिया जाता है, थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें, ये 2018 से दिया जाता है, और 5,000 US डॉलर दिया जाता है। 2 व्यक्ति को दिया जाता है, एक वो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दिया जाता है, और एक आपका ये पुरस्कार ऐसे साहित्यिक रचना के लिए दिया गया। इस बार जो दिया गया है इनको, ये श्रीमती को दिया गया, इसका नाम है सुकृता पॉल कुमार है, और इसका बुक का नाम क्या है, तो क्या कहिएगा, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड इसी बुक के लिए दिया गया है, ठीक है। चलें, अब थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ से बता देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जब बताते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जान लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हम लोग के क्या थे, क्या बोलते हैं, गांधी जी जो है उसको उपाधि दिए थे ना, क्या कौन सी उपाधि दिए थे भाई, क्या बोले थे उसको, गुरु का उपाधि दिए थे ना उसको, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ना पश्चिम बंगाल में जन्मे थे। कब कब जन्मे थे ये, 1861 में, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा। और इसका जो है मृत्यु कब होता है, 1941 में इसका मृत्यु होता है, ठीक है ना। इसको जो है मेनली मुख्य याद किया जाता है गीतांजलि के लिए, विश्व भारती के लिए, ठीक है, जो शांति निकेतन है, क्योंकि शांति निकेतन को आपको यूनेस्को की सूची में भी आपको है 41वां अब भारत का आपका धरोहर सूची दे दिया गया, यूनेस्को दिया गया है कि नहीं। तो विश्व भारती को जान लीजिए। तो विश्व भारती का स्थापना यहाँ पे देखिए, पहले शांति निकेतन हुआ करता था, वहीं पे फिर आपका पहले कला स्कूल कॉलेज खेला गया, फिर बाद में आ जाके 1921 में आपका जो है ये विश्व भारती के रूप में आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो विश्व भारती को जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, हाँ गुरुदेव का उपाधि दिया था ना, गुरुदेव का उपाधि, गुरुदेव। देखिए गांधी जी को महात्मा का उपाधि आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और महात्मा गांधी के द्वारा गुरुदेव की उपाधि दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ये दोनों उपाधि याद रखेगा। तो उपाधि का आदान प्रदान हुआ है, तो गुरुदेव को जो है उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो ये क्या ना मेन मुख्य तो जाना जाता है, क्योंकि गीतांजलि आपका 1910 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतों का एक संग्रह था, जिसको गीतांजलि कहते हैं हम लोग। 1910 में इसका मतलब इसको जो है सब लिखा गया। फिर 1912 में इसका इंग्लिश में जो है क्या हुआ, संस्करण किया गया। फिर ये आपका इंग्लैंड में जाके इसका अनुवादित हुआ, और 1913 में एशिया में, मतलब पहले अश्वेत व्यक्ति, एशिया के पहले नोबेल प्राप्त करता, जो भी चीज जैसे भी घुमा पूछा के पूछे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल विजेता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आर एन टैगोर थे। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। 1913 में इसको क्या दिया गया था, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1910 में अपना गीतांजलि, इसका हेनरी स्टोन है, पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारा कीर्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े स्कॉलर थे, ठीक है, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। इसके बारे में कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के अपना उसको नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। तो भारत के इतिहास में पहली बार अगर किसी को आपको अगर पूछ दे कि उपाधि लौटाने का काम सबसे पहले किसने किया था, तो यही आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। क्योंकि अभी उपाधि लौटाने से संबंधित और भी चीज हम आपको बताने वाले हैं। क्यों बताने वाले हैं, बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया, उसको जो खेल रत्न और उसको पद्मश्री दिया गया था 2019 में, रामनाथ कोविंद जो है सम्मानित किए थे, है ना। तो वो अभी हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री का आवास होता है ना, तो उसी को प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, तो फुटपाथ में अपना पद्मश्री और खेल रत्न को छोड़ के आ गया था। तो ये क्यों लौटाया जाता है, खुशवंत सिंह के भी बारे में बहुत बार आता है। तो ये इतिहास शुरू होता है रविन्द्रनाथ टैगोर से ही। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1919 में जब 13 अप्रैल आपका जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, तो जलियांवाला बाग में जो है जिससे बहुत, क्योंकि नरसंहार था, ठीक है, जानते हैं ये आपका जो है क्या नाम था उसका, डायर था ना, तो ठीक है। तो रीजनल डायर के द्वारा जो है गोली चलवाया गया, ठीक है। देखिए वहां पे एगो ओ डायर था, एगो आर डायर था, ठीक है। तो ओ डायर जो होगा ना, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और आर डायर वहाँ के रीजनल आपका सेना के आदमी थे, ठीक है। तो आर डायर के द्वारा ही ये सारा चीज करवाया गया था। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो 1919 में जब आपका ये घटना हुआ, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। तो उसी से क्षुब्ध होकर के अपना
सम्मान, जो नाइटहुड की उपाधि थी, वो सम्मान जो है आपका वापस कर दिया था। और ये विदेशी वस्तु के जलाने के विरोध में था, ये नहीं चाहते थे कि जो है विदेशी वस्तु का क्या हो, गोली जले। ये सारा चीज है, रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत लंबा क्लास है, तो अभी उसके बारे में नहीं बताएंगे। अब आइए अभिजीत बनर्जी। देखिए अभिजीत बनर्जी क्या है, अभिजीत बनर्जी नोबेल मिला था 2019 में, और इसको भी यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसको, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिया गया है, चलिए अभी बताते हैं। पुष्पा भारती कौन है, तो वया सम्मान, 33वां वया सम्मान पुष्पा भारती। पेरुमल मुरुगन को जो अभी जेसीबी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये याद रखेगा। एक वो चीज आपको नहीं है, यहाँ पे एक साहित्य का पुरस्कार नोबेल जो दिया गया जॉन फॉसे को दिया गया, नॉर्वेजियन लेखक है, ठीक है, नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे क्या दिया है, साहित्य का, नोबेल का साहित्य का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। पेरुमल मुरुगन जेसीबी पुरस्कार, पुष्पा भारती 33वां वया सम्मान, ठीक है। उसके बाद अभिजीत बनर्जी को 2019 का तो मिलवे किया है, क्या मिला है भैया, क्या कहिएगा, नोबेल मिला है, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अर्थशास्त्र में मिला था। और अभी भी आपको ये भी दिया गया है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक साहित्यिक कैटेगरी में, एक सामाजिक हेल्प के कैटेगरी में, ठीक है, तो उसको भी दिया गया है, और सुकृता पॉल को भी दिया गया। तो चलिए उसको भी हम आपको बता देते हैं कि उसको क्या क्या मिला है। 2018 से ये सम्मान दिया जाता है, तो थोड़ा सा इन सब चीज को जानना जरूरी है। सुकृता पॉल को साहित्य उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान दिया गया है। साथ ही सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को सामाजिक कल्याण में दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये समझ गए कि सामाजिक कल्याण में योगदान देने के लिए अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, ठीक है। मैं अभिजीत बनर्जी क्या है, तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों, ठीक है ना, तो उसको दिया गया ये। और साहित्यिक कृति के लिए दिया गया आपका सुकृति पॉल को, ठीक है ना। ये पुरस्कार 2022 में राजकमल झा को दिया गया था, सिटी एंड द सी के लिए। तो ये बिल्कुल भी याद रखेगा, राजकुमार, ये आपको अगर पूछ दे 2022 का तो राजकमल झा को दिया गया था द सिटी ऑफ द सी के लिए। ये पुरस्कार का शुरुआत 2018 में की थी, किसने किया था भैया, तो वहां पे ये जो है ना, पीटर बुंडेलो जो है एक व्यक्ति है, ये अमेरिकी व्यक्ति है, ठीक है, उसी के द्वारा इसका जो है क्या किया जाए, शुरुआत किया गया था पीटर बुंडेलो द्वारा 2018 में। पुरस्कार राशि 5,000 रुपया दिया जाता है अमेरिकी, मतलब 5,000 अमेरिकी डॉलर। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, 5,000 अमेरिकी डॉलर देंगे, उसके साथ साथ ये सारा चीज देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए, आप लोग के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो सारा चीज हम आपको बता दिए वही सारा चीज है, बाकी बता, चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर को देखिए, आर एन टैगोर से जो है ना, भारत का एक बहुत बड़े स्कॉलर थे आर एन टैगोर, ठीक है। अभी आज भी जन गण मन जो हम लोग गाते हैं, वो कहाँ से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का तो लिखा हुआ है। तो पहले ऐसे कवि है जिसका लिखा हुआ दो देश का राष्ट्रगान है, वो बांग्लादेश का भी है, भारत का भी है कि नहीं। आइए, 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने किस नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने के साथ साथ जो है अध्यक्ष को भी क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है। तो बिल्कुल भी आपको ये चीज पता होना चाहिए कि खेल मंत्रालय ने अभी क्या किया है, नवनिर्वाचित आपका क्या था भैया, संस्था था, कौन सा संस्था था, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका स्थापना 1967 में होता है, इसको क्या कर दिया है भैया, खत्म कर दिया है। यानी खेल मंत्री कौन है हम लोग के, अनुराग सिंह ठाकुर है, उसके द्वारा कहा गया है कि भैया इसको बंद करो। क्यों बंद करो, देखिए आपका गोंडा जगह है एक, ठीक है, तो वहीं के हैं ये महाराज, ठीक है, जिसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अभी जो है ना अंडर 16 और अंडर 20 जो है आपका रेसलिंग होने वाला था, और बिना समय में बताए हुए अंडर 20 और अंडर 60 के लिए घोषणा कर दिया कि गोंडा में उसकी बेटी के नाम पे ही एक वो शहर है, वहां पे उसी शहर में होने वाला था। तो इन लोग का कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कोई शहर नहीं मिला, कि आपको तो वहां पे जाके गोंडा में कराना जरूरी था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है आप अंडर 60 करा रहे हैं, अंडर 20 करा रहे हैं, कुश्ती का जो आप करा रहे हैं जूनियर, तो ये सारा चीज कराने के लिए समय देना चाहिए, खिलाड़ी को पहले बोलना चाहिए, एक कोई मीटिंग होना चाहिए। आप अचानक से 2 दिन पहले आप अध्यक्ष बने और आप अचानक से घोषणा कर दिए, तो घोषणा किसके द्वारा किया जाएगा, जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष था कौन, संजय सिंह, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जीता था। आपको इसके बारे में पूरा ट्विस्टिंग हम बता दिए थे कि इस पे यौन उत्पीड़न का कहानी था, पिछले 1 साल से ये सब विवाद, मतलब 6 महीना से विवाद चल रहा था। और ये विवाद के उपरांत फिर जो है जितने भी बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, ये लोग क्या कर दिया, अभी साक्षी मलिक के बारे में, साक्षी मलिक क्या किया, घोषणा कर दिया है संन्यास लेने का, कि अब हम रेसलिंग नहीं करेंगे। तो साक्षी मलिक को पहले बता देते, फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि पूछ देगा कि कब जीता था, कब नहीं, क्या कीजिएगा। तो साक्षी मलिक जो है ना, तो सबसे पहले ये जानिए, रेसलिंग करती है, रेसलर है, और उसको जो है 2016 में वो सबसे पहले जो है आपका कांस्य पदक जीतती है, ठीक है। अब क्योंकि ओलंपिक भी रही है और आपका कॉमनवेल्थ में भी जीती हैं, तो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती हैं, कॉमनवेल्थ गेम में रजत भी जीती हैं, और आपका गोल्ड भी जीती हैं। तो गोल्ड अभी 2022 वाले में जीता था, और 18 वाले में वो रजत जीती थी, ठीक है। और कांस्य 2016 में जीती थी, कहाँ पे, तो ओलंपिक में। कौन, साक्षी मलिक। अब आइए आपका बजरंग पुनिया, वो भी बहुत आपका हिट में बना हुआ रहता है। तो बजरंग पुनिया क्या किया है, तो बजरंग पुनिया का ये जानिए, उसको खेल रत्न अवार्ड 2019 में दिया गया था, और
खेल रत्न के अलावा आपको दिया गया था क्या, पद्मश्री 2019 में ही दिया गया था ये सारा चीज, ठीक है, 2019 में। तो उसने वो भी जो है ओलंपिक विजेता रहा है, ठीक है, तो उसने अपना वो क्या जीता है, तो ओलंपिक में जो है वो कांस्य जीता है, वो भी आपका जो है गोल्ड नहीं जीता है, कांस्य जीता था। उसके भी द्वारा कहा गया कि हम जो है अपना ये सारा जो भी हमको सम्मान दिया गया है वो चीज हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो ये सारा चीज याद रखिएगा, ये दोनों आदमी का नाम अगर पूछ देगा तो फंस जाइएगा कि कब जीता था, क्या जीता था, गोल्ड है, कांस्य है, तो आदमी इसमें क्या करता है, फंस जाता है, ठीक है। तो क्या किया है, खेल मंत्रालय के द्वारा बोला गया है कि भैया आपको सस्पेंड करेंगे। क्यों सस्पेंड करेंगे, क्योंकि अंडर 20 या अंडर 60 जो आप कराने वाले थे चैंपियन, ये आपको नहीं कराना चाहिए, समय देना चाहिए, खिलाड़ी को पहले अवगत करना चाहिए, फिर जाके करना चाहिए था। तो इसी में आ गया एक्शन में कौन, खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्रालय आने का कारण क्या है, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया बहुत सारा ये लोग यहाँ तक सुसाइड की बोला कि मृत्यु हो जाएगा, सरकार डर गई, सोचा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ इसी तरह से कुछ होगा, ये मेरा खुद का एजम्पशन है, ठीक है, तो इस भावना में नहीं आना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है। तो अभी क्या किया है, जो भारतीय ओलंपिक संघ है ना, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष को जान लीजिए, ये पीटी उषा है, 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ। तो जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में जाता है खेलने के लिए, भारत का जो है ओलंपिक में जो खिलाड़ियों को भेजा जाता है, तो उसका देख या उसका सिलेक्शन का सारा काम कौन करता है, भारतीय ओलंपिक संघ करता है। 1927 में देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, 1924 में जो है ना आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा था, कहाँ पे, पेरिस में, और 100 साल में इस बार भी आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने कहाँ जा रहा है, फ्रांस से, पेरिस में हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 100 साल वाला अभी जाने वाला, भारत भी जाएगा, ठीक है। 2024 में होगा ना जी आपका ओलंपिक पेरिस में, तो 1924 में भी हुआ था पेरिस में। तो वहां पे ना जो है भारतीय कुछ दल गए थे, तो यही सारे चीज को वहां से जब आया तो इसको देखते हुए कि नहीं, एक ऐसा जो ओलंपिक पे जो भी खिलाड़ी शामिल होता है, जो भी लोग जाता है, तो उसके लिए एक संघ होना चाहिए जो ये सारे चीज को क्या करे, उसको संचालित करे। तो भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में बनाया गया था, और अभी इसका अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। और पीटी उषा क्या जानते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखेगा। तो इसी को खेल मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि आप एक तदर्थ कमेटी बनाइए, और फिलहाल जो है जो भी रेसलिंग का कामकाज है उसको आप देखिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो अब अध्यक्ष भी चले गए, ठीक है, अनिता सोरेन को बताए थे, तो वो सारा चीज, ये सारा चीज पहले वाले वीडियो में बताए, फिर उसको बताएंगे, फिर समय लग जाएगा, कुछ नया चीज सुनिए जिससे आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये संजय सिंह थे, ये संजय सिंह भी चले गए। अब ये बोले कि अब हम भी संन्यास ले लेंगे, क्या होता है नहीं होता है, तो फिर आगे देखने के लायक होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है आपके लिए, चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, गुवाहाटी में 85 में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में अनमोल खड़ग ने कौन का तन्वी शर्मा को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो याद रखिएगा गुवाहाटी में 85 में कहेगा कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था, तो क्या कहिएगा, गुवाहाटी में हो रहा था। किसने जीता है, तो अनमोल खड़ग जीता, किसको हरा के, तन्वी शर्मा को। तो अब महिला एकल बैडमिंटन का जो सिंगल्स एकल होता है, सिंगल खिताब किसने जीता है, तो ये क्या कहिएगा, यही आपका जीता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, अनमोल खड़ग नाम है, ठीक है। किसको हरा के, तो तन्वी शर्मा को। कहाँ पे हो रहा था, गुवाहाटी में हो रहा था, ठीक है। क्या था ये, 85वां था। अभी देखिए राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वाला भी बताते हैं हम आपको, फिलहाल बताएं कि आपका जो है हरियाणा जीता पंजाब को हरा के, अभी फिलहाल बताएं। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलें आगे चलें, ये क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे 2-3 चीज क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कहने का मतलब क्या है, उपभोक्ता का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, उपभोक्ता के लिए कुछ उसको जो है हिफाजत किया जाए, क्योंकि उपभोक्ता अगर गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है ना कि बोलता है कि संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं हम लोग क्या तारीख को, 24 दिसंबर को। आपको एक चीज क्लियर कर दें हम, एक होता है क्या, ऊर्जा संरक्षण दिवस, जो 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक, 14 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 दिसंबर को मनाते हैं। हाल फिलहाल में आपको बताए भी दें, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण दिवस राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता यानी उपभोक्ता जो हम लोग खाते पीते हैं उसके मामले में है, और वो ऊर्जा से संबंधित। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, और उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो इस बार भी मनाया गया है। तो इसका मुख्य बात यह है इस बार का कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का जो आपका मनाया जा रहा था, दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा था। तो हम लोग का उपभोक्ता मंत्री अभी आपका खाद्य ये वाला मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी तो है, ठीक है। तो पीयूष गोयल जी के द्वारा आपका एक पोर्टल शुरू किया गया, जागृति पोर्टल, ठीक है। तो ई जागृति पोर्टल याद रखिएगा कि किससे संबंधित है, क्या कहिएगा, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत आता है। जो भी उपभोक्ता करते हैं उसी के द्वारा जो है आपका पीयूष गोयल के द्वारा ये ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया गया है, दिल्ली में किया गया था। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा चलिए इसका पृष्ठभूमि को थोड़ा आपको बताते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस आया कहां से। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है ना, सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जान लीजिए कौन था, राजीव गांधी, 1986 की बात है, ठीक है। ये 1986 जान लीजिए। तो उस टाइम जो है ना उपभोक्ता, देखिए उपभोक्ता होता क्या है, पहले यही समझाता है। तो कहिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो जान गए, मगर होता क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, हमको उसको कहेंगे कोई भी हो उत्पादकता, मतलब कोई भी व्यापारी हो या कोई भी उत्पादक हो या कोई भी आपका सेवा प्रदाता आदि, कोई भी सेवा प्रदाता लोग जो अपना बिजनेस करता है या, ठीक है, उसके द्वारा जो भी मतलब उपभोक्ता तक
अगर कोई चीज भेजा जाता है तो वहां पे क्या होना, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, ठीक है, उसके साथ कुछ गड़बड़ी नहीं हो, ठीक है। तो ये सारा चीज रेगुलेट करने के लिए सरकार के द्वारा जो उसको मतलब नकेल कसने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रावधान किया गया है, तो वही होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कि वहां पे अगर कुछ भी करता है तो सरकार उसका जो है गलत चीजों को पकड़ने के लिए सारा चीज का उल्लेख करके रखा है उस अधिनियम में। आपके साथ कोई गड़बड़ी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है, आपको अनियमित तरीके से कोई भी खाद्य वस्तु आपको नहीं पहुंचा सकता, ये सारा कानून नियम आपका उसी में दिया हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सबसे पहले 1986 में आया था, फिर 93 के करीब करीब फिर इसमें संशोधन, फिर 2002 में हुआ, फिर आपका 2019 में भी हुआ है इसमें संशोधन, ठीक है। तो इसमें संशोधन करने का मतलब यही है कि उपभोक्ता, जो भी उपभोक्ता है उसके साथ ये जो आपका व्यापारी हो या उत्पादक हो या कोई भी आपका सेवा प्रदाता, कोई कंपनी हो या कोई भी हो, आपके साथ फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है, आपके साथ जो है चीटिंग नहीं कर सकता है, या अगर चीटिंग करता है तो उसी को जो है पकड़ने के लिए जो मापदंड बनाया गया है उसका विवरण जहां पे दिया है वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1986 में आया, और 1986 के बाद जो है ये आपका 23 से 24 दिसंबर में मनाया जाता है। ये हम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, तो वो 15 मार्च को मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 15 मार्च को क्या अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है। 15 मार्च है, और 14 मार्च को आपको बताए थे हम क्या बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। जैसे अभी आपको बताया था ना हम गणित दिवस, अभी हाल फिलहाल रामानुज जी के 22 दिसंबर को बताए थे कि गणित दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, 2012 से मनाते हैं। तो उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कितना 15 मार्च को मनाए थे। तो आप चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 15 मार्च को क्या मनाए थे, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए कुछ आइए यहाँ पे 23 दिसंबर के बारे में जानते हैं। 23 दिसंबर को ना हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। देखिए हम लोग के जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार कौन था भैया, तो क्या कहिएगा, सबसे पहले गौर कांग्रेसी सरकार जो है मोरारजी देसाई था, 1977 से लेकर 1979 तक बना था। पहली बार जनता दल की सरकार बनी थी, पहली बार कांग्रेस का गद्दी से निकाला गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में क्या था, इमरजेंसी लगा था 75 से 77, और इसी इमरजेंसी राजनारायण केस के चक्कर में फिर यहाँ पे इलेक्शन हुआ, सारे लोग एक जगह हो गए थे, जस्ट लाइक अभी के तरह हो गया था, ठीक है। जितना भी विपक्षी पार्टी था सारा विपक्षी पार्टी गोलबंदी हो गया था, ठीक है, जिसमें आपका जयप्रकाश नारायण थे, यूपी से अपना जो है वो थे, उसके बाद बहुत सारे पार्टी मोरारजी देसाई सब कुछ एक तरफ हो गया, और सारे मिल करके फाइनली जो है क्या हो गया, इसको हरा दिया गया, किसको, इंदिरा गांधी को, ठीक है। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनता है, और मोरारजी देसाई सरकार गैर कांग्रेसी सरकार बनता है, तो ये सरकार बेचारा चला नहीं पाता है, ठीक है। 79 तक रहता है और गड़बड़ हो जाता है इसके साथ, ठीक है। तो फिर इसको क्या करता है, मतलब विश्वास मत तो नहीं, ऐसा नहीं कहिएगा, मगर विश्वास मत आता तो ये गिर जाता है, उससे पहले डर से जो है ये कुर्सी छोड़ दिया मोरारजी देसाई। उसके बाद पहले जो मेरठ के थे कौन, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, किसान थे, इसी को आपका जो है 79 में क्या बनाया गया, देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। एक साल था 1980 तक था, 1980 में इलेक्शन हुआ, फिर ये हार गए। तो यही है, इसके समाधि स्थल को किसान स्थल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना राजघाट किसका, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को विजय वीर भूमि किसको बोलते हैं, राजीव गांधी के समाधि स्थल को, तो उसी तरह से इसके समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। और इसकी के नाम पे, इसी के याद पे जो है हम लोग क्या करते हैं, 23 दिसंबर को क्या करते हैं, किसान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस समझ गए मेरे हिसाब से। तो ये कब थे प्रधानमंत्री थे, क्या कहिएगा 79 से 70 मतलब 80 तक, कौन से दल थे, क्या कहिएगा, कांग्रेस से नहीं था ना, हाँ नहीं था, कांग्रेस से नहीं था, क्योंकि आपको बता देते हैं कांग्रेस की सरकार 77 में गिरी, 80 तक आपका जो है जनता दल की ही सरकार थी। फिर 80 के बाद फिर 84 में इंदिरा गांधी बैठी, इंदिरा गांधी का हत्या हो जाता है, फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बैठता है, फिर राजीव गांधी चला नहीं पाया, चला पाया क्या, वो भी चला पाया। फिर 89 में आपका जो है यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद फिर आपका जो है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है गद्दी में बैठता है, वो भी एक साल से थोड़ा कम ही रहता है। फिर चंद्रशेखर आता है 90-91 में, फिर 91 में इलेक्शन होता है, फिर आपका पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो इस प्रधानमंत्री का क्रम जो भी बोलते हैं उसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ देगा, फंस जाइएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री क्या कहिएगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 64 तक, फिर 64 में क्या हो गया, उसका देहांत होने के बाद हम लोग जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए थे, किसको, गुलजारी लाल नंदा को। गुलजारी लाल नंदा ऐसे आदमी व्यक्ति थे जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, एक बार किसका, नेहरू जी की मृत्यु के बाद 64 के समय में, फिर उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री का जब मृत्यु हो गया कहाँ पे, क्या कहिएगा, ताशकंद में, ठीक है, गए थे ना वहीं पे। तो ताशकंद में जब मृत्यु हो जाता है तो फिर से दोबारा से फिर से आपको जो है आपका 1966 में उसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे तो कोई ना कोई बनना ही है। फिर इंदिरा गांधी बैठती है, इंदिरा गांधी रहती है, इंदिरा गांधी तभी से लेके आपका कब तक रहती है,
75 तक रहती है, 77 तक, फिर 77 में आपका मोरारजी देसाई, फिर 79 में गुलजारी लाल, ये आपका चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। इतना सारा चीज आपको राउंड फिगर में नहीं पता होगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन हो गया है, बहुत लंबा ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए हम इतना अच्छे से बताने का मेरा कारण क्या है, मेरा कारण यही है कि अगर आप इस तरह से चीजों को समझ के पढ़िएगा ना, तो फिर आपको कहीं पे कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक बहुत विशाल तरीके से आपके ब्रेन में जो है ना, पढ़िए ऐसा कि लोग को पढ़ा सकते हैं, पढ़िए ऐसा कि लोग को समझा सकते हैं कि हाँ भैया ये है। अभी सबको भी पता है, आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है, सब पढ़ाता है, हम भी पता है, मगर आपको क्या पता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है। अगर अब ये चीज आप समझ गए ना कि उपभोक्ता क्या होता है, भैया जो भी हम लोग उपभोग करते हैं, जो भी उत्पादक, जो भी मेरा व्यापारी हो या जो भी आपका उत्पादकता हो, जो भी उत्पादक लोग है या कोई भी जो है सेवा प्रदाता लोग है, जो उपभोक्ता के पास जो भी चीज पहुंचाता है, अगर यहाँ पे कुछ मिलावटी करता है, कुछ गड़बड़ी करता है, तो उसी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो अधिनियम बना, जो नियम कानून बनाया गया, वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो अब इस चीज से आपको एक जागरूकता भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, जागरूकता भी बहुत जरूरी है। लोग पढ़ता क्यों है, हम लोग के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में इतना सारा, इसका क्या यूज है? इसका यूज यही है कि आप जागरूकता हो। एक व्यक्ति जागरूक होने से कितने समाज में जागरूकता फैला सकता है कि नहीं है? तो इम्पोर्टेंट है, जो चीज इंपोर्टेंट है तो इंपोर्टेंट चीज को बिल्कुल भी पढ़ना चाहिए, आदमी को समझना चाहिए। जब तक आप चीजों को नहीं समझिएगा, रट रटा